नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 7 अगस्त और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो एक मामला अभी चल रहा है कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी के जो डिसक्वालिफिकेशन हुआ था एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑन कन्विक्शन लगा दिया है। मीन्स जो डिफेमेशन का मामला था उनके ऊपर, जो अवमानना का मामला चल रहा था उनके ऊपर, एक्चुअली उन्होंने एक भाषण के दौरान जो है बोल दिया था कि सारे चोर जो है उनके नाम के पीछे मोदी ही क्यों लगा होता है। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया था एक जनसभा के दौरान, तो उसको लेकर के मानहानि का मामला जो है दर्ज हुआ था। सूरत की निचली अदालत में पहले पहुंचा ट्रायल, और सूरत की जो निचली अदालत है उसने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। और 2 साल की सज़ा सुनाने के बाद जो सांसद या विधायक होते हैं तो उनके लिए ये प्रावधान है कि अगर उन्हें किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से जो है उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है सदन से। यानी अगर विधायक है तो वो राज्य की विधानसभा से उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, और अगर सांसद है तो संसद से उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो राहुल गांधी जी हैं उनको निर्योग्य करार दे दिया गया था, क्योंकि सूरत की निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुना दी थी। और 2 साल की सज़ा जो है वो मानहानि के मामले में अधिकतम सज़ा है। 2 साल से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर के मामला जो है हाई कोर्ट में गया। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी जो है उस सज़ा को बरकरार रखा। फाइनली जब अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को तो निरस्त नहीं किया अभी, ठीक है ना, लेकिन जो कन्विक्शन किया गया था उनके ऊपर, उस कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राहुल गांधी जो कि जिस भी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसी जनप्रतिनिधि को संसद से अयोग्य घोषित कर देना, एक तरह से जो वोटर्स जिन्होंने उन्हें वोट दे करके चुना है उनके प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर देना है संसद से। तो ये मामला इतना सीरियस वास्तव में क्या था कि किसी सांसद की योग्यता को जो है निरस्त कर दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह भी थोड़ा सा लगा कि एग्जैक्ट 2 साल की ही सज़ा क्यों दी गई, क्योंकि 2 साल से कम की भी सज़ा दी जा सकती थी, जबकि 2 साल की सज़ा जो है अधिकतम सज़ा होती है। तो इस चीज़ को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब एक तरीके से असमंजस की स्थिति में रहा। तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से जो सज़ा सुनाई गई है उनको, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन फ़िलहाल जो उनके ऊपर कन्विक्शन का मामला था उस कन्विक्शन के मामले पर स्टे लगा दिया है। और जब किसी ऐसे मामले पर स्टे लगा दिया जाता है तो वापस से एक बार जिस जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया गया है संसद की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए, या एज ए सांसद उसकी उपस्थिति के तौर पर अयोग्य घोषित जो किया जाता है, वो अयोग्यता या निर्योग्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल तो जो है जो अविश्वास प्रस्ताव संसद में आप देख रहे होंगे, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो है चर्चा चल रही है, तो उस चर्चा के दौरान जो है राहुल गांधी जी भी अब सम्मिलित हो गए हैं संसद की कार्यवाही में। कुल मिलाकर के हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिफेमेशन जो है, जो मानहानि का मामला है, ये मानहानि क्या होती है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जैसे पुलिस कस्टडी को लेकर के क्वेश्चन पूछे हैं, पैरोल को लेकर के क्वेश्चन पूछे हैं। तो पुलिस कस्टडी और पैरोल जैसी चीज़ें जो हैं आपको जो रेगुलर रेफरेंस बुक्स हैं उनमें नहीं मिलेंगी ईजिली। तो ये जो है करंट के इशू से ही रिलेटेड होती है। तो ऐसे में डिफेमेशन जो है हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिफेमेशन के बारे में यानी मानहानि के बारे में हम लोग एक तो समझ लेंगे। दूसरा, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलएज है कि उनको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, सेंट्रल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी, तो क्या प्रावधान है संविधान में, क्या प्रावधान है। इसके अलावा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी कुछ प्रावधान है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रावधान है इनको देखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डिसीजन अपने दिए हुए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आपको बता देते हैं कि 2013 के पहले जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें प्रावधान ये था कि
3 महीने का समय मिलता था। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी को किसी मामले में पहले कन्विक्शन होता है और कन्विक्शन होने के बाद में उसे कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई, सेंटेंस सुना दिया, तो जब सज़ा सुना दी तो उस सज़ा सुनाने के 3 महीने के अंदर जो भी व्यक्ति, सांसद या विधायक जो भी है, तो वो 3 महीने के अंदर उसे अपील करने का समय मिलता था कि 90 दिन के अंदर वो किसी हाई कोर्ट में अपील या जो उच्च न्यायालय है उसमें अपील कर सकता है, उच्च स्तरीय न्यायालय में। कुल मिलाकर के उसमें उस समय होता क्या था कि पता चला पूरा सीजन, पता चला 5 साल बीत गया। आपको पता है न्यायालय व्यवस्था में क्या है कि न्यायालय व्यवस्था में तुरंत तत्काल निर्णय तो होते नहीं, कितनी भी जल्दी सुनवाई करने की कोशिश करें। तो कई बार ऐसा भी हो जाता था कि निर्योग्य घोषित करना चाहिए, लेकिन जो है उनकी अर्हता जो है वो समाप्ति नहीं हो पाती थी, क्योंकि न्यायालय का निर्णय नहीं हो पाता तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने डिसीजन के थ्रू इस बात को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस समय सज़ा सुनाई जाएगी तो सज़ा सुनाने के तुरंत बाद विद इमीडिएट इफेक्ट जो है उस सांसद को या विधायक को अपनी जो विधानसभा या फिर जो संसद है वहाँ से तुरंत उसे एक तरह से कह सकते हैं कि निर्योग्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि मानहानि आखिरकार ये होती क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन आप देख लीजिए कि एक तो इसका प्रावधान जो है आईपीसी के सेक्शन 499 में है, सेक्शन 499 में प्रावधान है। और क्या कहता है ये डिफेमेशन का जो लॉ है कि हुएवर बाई वर्ड्स ईदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रीड, ठीक है, चाहे बोल करके, चाहे कुछ ऐसा लिखा हो या फिर मीन्स जैसे पढ़ दिया आपने किसी चीज़ को और उससे किसी का अपमान हुआ है, तो पढ़ने से या बोलने से और बाई साइंस या फिर किसी तरीके के संकेतों से और बाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो प्रस्तुत किया गया विजुअल है उससे, जिसे या तो बनाया गया या पब्लिश किया गया है और उसके अंदर किसी तरीके का इम्प्यूटेशन किया गया है, यानी आरोप लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इंटेंडिंग टू हार्म मीन्स जिससे उसको नुकसान पहुंचता हो, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचता हो। और ये बात जो है जिसने ऐसा किया है इस तरीके का, मीन्स जिसने बोला है या फिर लिखा है या कोई इशारा ऐसा किया है या किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है और उसको ये बात चाहे पता हो या ना पता हो, ठीक है, कि किसी की जो है मानहानि हो सकती है, और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ सच पर्सन इज सैड एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन। देखिए, उसे पता हो या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए नहीं भी पता है तो भी क्या भाई, मानहानि जिसकी होनी होगी उसे तो मानहानि लगेगी ही ना। अब बाद में आदमी भले कहता रहे कि हमारा तो इरादा ही नहीं था इनका अपमान करने का, हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। कुल मिलाकर के जो है मानहानि अगर होती है किसी की, किसी प्रकार के आरोप या इल्ज़ाम से, किस प्रकार से बोलने से या किसी चीज़ के मीन्स जिसे पढ़ा जाए उससे, या फिर जो है किसी संकेत से या फिर किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, इस तरीके की किसी भी चीज़ से अगर किसी की छवि को क्षति पहुंचती है तो उसे जो है मानहानि का मामला माना जाएगा। मानहानि आप देखिए 2 तरीके की होती है, एक होती है सिविल मानहानि, दूसरी क्रिमिनल, मीन्स सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। तो जो डिफेमेशन की क्रिमिनल साइड है, यानी जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, तो क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो आईपीसी 1860 में बनी हुई है, आपको पता है। तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत जो है इसके साथ डील किया जाता है। और जो सेक्शन 499 है आईपीसी का, वो 10 एक्सेप्शन भी देता है। वो 10 एक्सेप्शन देता है कि इन मामलों में कोई चीज़ जो है कही या प्रकाशित की जाती है तो उसे मानहानि के तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये कि जो सिविल लायबिलिटी ऑफ मेकिंग ए डिफेमेटरी मार्क है, मीन्स कुल मिलाकर के जो सिविल डिफेमेशन का मामला है, तो सिविल डिफेमेशन के मामले में किसी प्रकार का कोई भी लॉ जो है भारत में नहीं बना हुआ है। कुल मिलाकर के अब आगे देखते हैं, अभी हम लोग समझेंगे कि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन में क्या अंतर है। कुल मिलाकर के आप समझिए, और मामला जो है मानहानि का वो दोनों तरीके के कोर्ट्स में दर्ज किया जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी, मीन्स फौजदारी न्यायालय में भी कर सकते हैं और सिंपल जो सिविल अदालत होती है उसमें भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से 10 जो है
एक्सेप्शंस दिए गए हैं डिफेमेशन के मामले में, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अपने एक डिसीजन में, जो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इस मामले में जो है 10 एक्सेप्शंस बताए। तो पहला एक्सेप्शन है सजेशन ऑफ ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड। दूसरा एक्सेप्शन है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स का कोई पब्लिक कंडक्ट है तो उसके दौरान अगर कोई कहता है कि हमारा डिफेमेशन हुआ है, पुलिस घर से उठा के ले गई, उसमें डिफेमेशन हो गया, आपने अपराध किया, तो वो जो है मानहानि में उसको दर्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। चौथा पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जैसे कोई डिसीजन आता है या किसी तरीके कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि जो है हमारी मानहानि हुई है। पांचवा स्टेटिंग व्यूज डिसाइडेड बाय कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि सीबीआई को कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है ये पिंजरे में बंद तोता है, तो सीबीआई केस नहीं कर सकती कि हमारी मानहानि कर दी कोर्ट ने। छठवां एक्सेप्शन मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। सातवां सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लीगल अथॉरिटी ओवर अनदर। आठवां एक्यूजेशन प्लेस्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। नौवां क्लेम मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर और अदर्स इंटरेस्ट। और 10वां एक्सेप्शन है कॉशन इंटेंडेड फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन टू हुम इट इज़ कन्वेड फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो ये इस तरीके के 10 जो है एक्सेप्शन है। आप पॉज करके इनको एक बार गौर से देख भी लीजिएगा। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि सिविल डिफेमेशन क्या होता है। तो सिविल डिफेमेशन का मतलब है पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट दैट टेंड्स टू लोअर अ पर्सन। कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश करना जिससे किसी व्यक्ति की जो छवि है वो डाउन होती हो। तो पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट जो है वो सिविल डिफेमेशन के मामले में आता है। और कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए स्टेटमेंट के लिए, अगर जो है उसे डिफेमेशन की कैटेगरी में अंडर सिविल लॉ लाना है। तो क्या क्या कंडीशंस जो है फुलफिल होनी चाहिए। पहला, द स्टेटमेंट मेड मस्ट बी डिफेमेटरी। कुल मिलाकर के जो है किसी तरीके का मानहानि पहुंचाता भी हो स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, द स्टेटमेंट मस्ट बी रिफर्ड टू द कंप्लेनेंट। जिसने शिकायत की है उससे रिलेटेड हो ये स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि कहा किसी ने मानहानि किसी की हुई और पहुंच गया तीसरा आदमी, तो ऐसा नहीं, जिसने जो शिकायत करने जाएगा उसकी मानहानि हुई हो। तीसरा, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। और स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश्ड भी हुआ हो। यहाँ पब्लिश्ड होने का मतलब क्या है? पब्लिश्ड होने का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट जो है जिस आदमी की मानहानि हुई है उसके अलावा भी किसी ने पढ़ा या सुना हो, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट जब किसी अदर पर्सन ने भी पढ़ा या सुना है तब जो है ये माना जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है इसके पब्लिकेशन ने इस व्यक्ति के मान को हानि पहुंचाई है। तो ऐसी कंडीशन में जो है सिविल जो डिफेमेशन का केस है वो फाइल किया जा सकता है। और जब तक इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन पूरी, मतलब ये तीनों कंडीशन नहीं पूरी हो रही हैं, तो फिर ऐसे में डिफेमेशन का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है? तो क्रिमिनल डिफेमेशन का मतलब है थ्रू वर्ड्स स्पोकन और बाय साइंस और थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिविल डिफेमेशन जो है वो थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट उसके थ्रू होगा, और बाकी जो क्रिमिनल डिफेमेशन है तो ये किसी बात के बोले जाने से, किसी संकेत से, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बोले जाने या फिर किसी साइन या फिर किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के कारण जो डिफेमेशन होता है उसको क्रिमिनल डिफेमेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। और कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफेंस है, जो डिफेमेशन का मामला है, ये बेलेबल होता है, मीन्स जमानत योग्य है, नॉन कॉग्निजेबल है, स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर दोनों लोग जो है आपस में समझौता कर लेना चाहते हैं तो दोनों लोग आपस में समझौता भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पुलिस जो है केस तब तक रजिस्टर नहीं कर सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक कि कोर्ट जो है परमिशन ना दे। बिना कोर्ट की परमिशन के किसी भी तरीके से पुलिस कैन नॉट रजिस्टर ए केस एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों काम जो है पुलिस नहीं कर सकती है विदाउट द कोर्ट्स परमिशन। और ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद
जो सेक्शन 499 और 500 है, ये कहते हैं कि एन इंडिविजुअल फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमेशन कैन बी सेंट टू जेल फॉर 2 ईयर्स। और अगर मान लीजिए कि कोई गिल्टी पाया जाता है डिफेमेशन के मामले में, तो उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है साबित करना कि ये डिफेम करना चाहते थे, ये शिकायतकर्ता के ऊपर रहेगा, जिस आदमी ने शिकायत की है। द कंप्लेनेंट मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड इंटेंडेड टू डिफेम दैम। मीन्स ये उसे साबित करना पड़ेगा शिकायतकर्ता को कि ये जो है हमें मानहानि पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। दूसरा, इन द अब्सेंस ऑफ इंटेंशन द कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव that the accused had knowledge that the publication would likely defame the complainant। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मान लीजिए सामने वाला यही कह दे कि हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो है हमें नहीं पता था कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे मामले में जो शिकायत करता है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि इन्हें पता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसके बाद भी इन्होंने ऐसा किया है। तो आप देखेंगे कि जो प्रूफ ऑफ बर्डन है वो दोनों ही तरफ से शिकायतकर्ता के ऊपर है। इरादा भी उसे ही साबित करना है और ये भी उसे ही साबित करना है कि इस आदमी का मन था बेइज्जती करने का। ठीक है, मीन्स अब ये झूठ बोल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इस आदमी को, जो शिकायत करता है, उसे ही साबित करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने की है, अगर दोनों लोग आपस में समझौता कर लेते हैं तो समझौता कर लेने के बाद जो है जो भी कोर्ट है वो चार्जेस को ड्रॉप कर सकता है आदमी के ऊपर। में जो मामला चल रहा है वो मामला ख़त्म हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आपस में समझौता करने के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए। कोर्ट की बिना परमिशन के भी जो आपस में समझौता कर सकते हैं, तो कोर्ट जो है चार्जेस को ड्रॉप कर देगा उस आदमी के ऊपर। ठीक है। कुल मिलाकर के आप ये देखिए, 2 केसेस हैं, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केसेस जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस मामले हैं, तो उन मामलों से रिलेटेड जो है केसेस के बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब कुछ तो हैं, जैसे मूल ढांचे से संबंधित कुछ केसेस हैं तो उनको लेकर के, या फिर राइट टू प्राइवेसी है, जैसे पुट्टा स्वामी केस है। तो इस तरीके की कई सारे कुछ केसेस हैं। जैसे अब ये डिफेमेशन का मामला है, तो डिफेमेशन आप देखेंगे आए दिन जो है कुछ ना कुछ डिफेमेशन का मैटर चलता ही रहता है। तो ऐसे में ये केसेस भी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप याद रखिएगा, लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड लोक प्रहारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 के डिसीजन में ये बात बोली थी, हमने आपको अभी बताया था कि कोई एमपी या एमएलए है या फिर एमएलसी, ठीक है, विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है वो, तो इन तीनों ही कैटेगरी के जो सदस्य हैं, तो इन तीनों सदस्यों में से किसी को भी अगर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, मीन्स 2 साल की कैद की सज़ा मिलती है, तो द पर्सन विल लूज मेंबरशिप ऑफ द हाउस विद इमीडिएट इफेक्ट। उसे तुरंत ही जो है अपनी मेंबरशिप को खोना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले क्या था, हमने आपको बताया कि वो अपील करते जाते थे तो ये चलता रहता था। अब कुल मिलाकर के आप देखिए कि 3 महीने में जो है अपील करने का प्रावधान था, जैसे ही सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद। लेकिन 2013 में जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जिन जजेस ने असंवैधानिक घोषित किया था इनका नाम भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन है ये। AK पटनायक, जस्टिस AK पटनायक और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय। ठीक है। और इसके बाद में पहले सज्जन जिनको जो है इसके अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो है अपनी सदस्यता जो है गंवानी पड़ी, अपनी सांसदी, तो वो सज्जन थे राशिद मसूद। 2013 में ही जुलाई में डिसीजन आया और अक्टूबर में जो है तुरंत उसी समय राशिद मसूद जो है उनको अंडर द गाइडलाइंस उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की। 2013 में सरकार ने इसे बदलने की कोशिश भी की, पार्लियामेंट में जो है बिल वगैरह लेकर के आए। आप देख ही रहे होंगे जुलाई में डिसीजन आया था, उसी समय मानसून सत्र चला होगा, तो उस मानसून सत्र में बदलने की कोशिश की, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन जब बदलने की कोशिश की तब भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसे जो है अब किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता है, सदस्यता गंवानी ही पड़ेगी। अगर 2 साल मिनिमम 2 साल की अगर कैद हो जाती है तो फिर सज़ा वो सदस्यता गंवानी ही पड़ेगी, या ज़्यादा हो गई तब तो फिर गंवानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ ये भी है कि जेल से निकलने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते आप। ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल आप जब देखेंगे तो 8 साल तक के लिए आदमी जो है चुनाव से भी बैन हो जाता है। भाई 2 साल तो जेल में ही रहेगा तो क्या चुनाव लड़ेगा।
और फिर उसके बाद में 6 साल आगे भी नहीं लड़ सकता है। ठीक, आपको पता है कि 5 साल, हाँ अच्छा, बहुत से लोग ऐसा किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई 5 साल में तो चुनाव होता है, तो 6 साल का ये जो रखा है प्रोविजन, इसमें तो जो है किसी के 2 टर्म खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कई सारी सीट्स जो हैं खाली बनी रहती हैं, उन पे उपचुनाव होते ही रहते हैं, राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं, किसी को मान लीजिए किसी दूसरे राज्य की विधानसभा में चुनाव लड़ने के मन लड़ सकता है। राज्यसभा में जो है हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जाते रहते हैं, तो उसके लिए जो उपचुनाव होते रहते हैं, तो उन उपचुनावों में भी जो है कोई लड़ सकता है। कुल मिला के इलेक्शन कई तरीके के होते हैं, तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि 2 टर्म 6 साल केवल ऐसे नाम का हो गया, वो 6 का जो है 10 हो जाता होगा, ऐसा कोई जो है कन्फ्यूजन मन में मत रखिएगा। अब कुल मिला के हम लोग ये देख लेते हैं कि जो MP और MLAs हैं, इनके डिसक्वालिफिकेशन के क्या प्रोविजंस हैं। तो आप पहले तो समझिए संविधान जो है, तो संविधान का अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1), ठीक है। आप 102 और 191 याद रखिए कि अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा, राज्य विधानसभा और सांसद, तो आर्टिकल 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में और आर्टिकल 191 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान करते हैं। और इसमें 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि वो 3 कंडीशंस कौन सी होंगी जिनके बेसिस पर जो है उन्हें अपनी मेंबरशिप खोनी पड़ सकती है। तो पहली कंडीशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आप समझिए लाभ का पद बोलते हैं इसको हिंदी में। कुल मिला के आप दोहरा फायदा नहीं उठा सकते गवर्नमेंट के लेवल पर, ठीक है, कि आप मान लीजिए सांसद भी हैं प्लस आप जो है किसी सांविधिक संस्था में या फिर किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी में किसी तरीके से आप ऐसे पद पर हैं जहां उस पद पर किसी तरीके का कोई जो है अलाउंसेस मिलते हैं, भत्ता मिलता है, वेतन मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ मीन्स दोहरा फ़ायदा अगर आप उठा रहे हैं कहीं से, तो ऐसे में जो है आपको अपनी मेंबरशिप खोनी पड़ेगी। दूसरा, बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब तो अगर दिवालिया हो जाता है आदमी तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी। या फिर अनसाउंड माइंड का मतलब ये कि आप इस मानसिक स्थिति में नहीं है वो इंसान कि डिसीजन ले रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा है कि वो किस तरीके का डिसीजन ले रहा है, या फिर जो भी बात वो बोल रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे या फिर जो है कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो इस तरीके की अगर मानसिक स्थिति हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाने में अक्षम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी जो सदस्यता की योग्यता है उसे खोना पड़ेगा, समाप्त हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है अगर वो देश की नागरिकता छोड़ देता है, ठीक है, मीन्स अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता वैसे भी समाप्त हो जाएगी। तो जब समाप्त हो जाएगी तो फिर जो है तब भी उसे अपनी संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो 10वीं अनुसूची है संविधान की, आपने सुना होगा दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसमें भी जो है कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो इन ग्राउंड्स को आप अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। ये जो ग्राउंड्स हैं वो डिफेक्शन के ग्राउंड। दल बदल का मतलब ये कि आप जब चुनाव लड़े तब आप किसी और पार्टी से चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद आप जीत गए और जीतने के बाद जब आप सदन में पहुंचे तो आपने फिर पार्टी बदल ली। तो ये पार्टी बदलने वाले मैटर में ऐसा नहीं है कि हमेशा सदस्यता चली ही जाती है, सदस्यता हमेशा आपको खोनी ही पड़ेगी। तो कब खोनी पड़ेगी और कब नहीं खोनी पड़ेगी भी इसको हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं वो मिलेंगे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। तो 3 जगह संविधान में, कहाँ, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के अंतर्गत, और तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। कुल मिलाकर के जो 1951 का एक्ट है, इस एक्ट के अंदर सेक्शन 8 में कई सारे ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जिनके बेसिस पर कोई जनप्रतिनिधि जो है अपनी सदस्यता खो सकता है। देखिए क्या क्या प्रावधान है। जैसे सेक्शन 8(1)(a) है, एक्ट इंक्लूड्स स्पेसिफिक ऑफेंसेस सच एज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स। कोई 2 समूहों के बीच में आप झगड़ा कराने वाली बात कर रहे हैं, शत्रुता बढ़ा रहे हैं, ब्राइवरी या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन एट एन इलेक्शन। तो इस तरीके की किसी गतिविधि में जो है अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं तो फिर जो है आपको सदस्यता गंवानी पड़ेगी। दूसरा, डील विद होल्डिंग और प्रोफिटरिंग एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और फॉर कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ
एटलीस्ट 6 months फॉर एन ऑफेंस अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये देखिए एक तरीके का एक्सेप्शन है कि अगर दहेज प्रथा के अंदर 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने की सज़ा मिली है, ज़्यादा की मिली है तो तब तो आपकी सदस्यता जाएगी ही जाएगी। मिनिमम 6 महीने की भी सदस्यता अगर मिली है आपको दहेज प्रथा के अंतर्गत, तो भी आपको जो है अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। किसी तरीके के फूड या ड्रग में आप मिलावट करते पाए गए, या फिर जो है आप अनावश्यक कहीं से भ्रष्टाचार से लाभ कमाते दिखाई दिए, तो इस तरीके का के मैटर में आपको सदस्यता से अपनी हाथ धोना पड़ेगा। तीसरा, डिस्क्वालीफाइज ए कन्विक्टेड पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years। और तीसरा प्रोविजन ये कि मिनिमम जो है 2 साल की सज़ा अगर कैद की हो जाती किसी को, तो उसे अपनी सदस्यता खोनी पड़ेगी। ही इज़ डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, और डिस्क्वालीफाई उसी दिन होगा जिस दिन ऐसा कोई कन्विक्शन उसके ऊपर आता है। अब कुल मिलाकर के आप देखिए सेक्शन 9 में अलग है करप्शन और डिसलॉयल्टी को लेकर के, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मीन्स ये जो रिमूवल है या फिर जो पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है, इसको समाप्त भी किया जा सकता है, और या फिर जो इसके पीरियड को रिड्यूस भी किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब मान लीजिए 2 साल की सज़ा हो गई तो जो है इन्हें मतलब इनकी सदस्यता को निरस्त करेगा कौन, तो ये काम जो है अध्यक्ष सभापति करता है। अगर राज्यसभा का व्यक्ति है तो सभापति करेगा, अगर लोकसभा का जो है सांसद है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, और अगर विधानसभा में है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। और दूसरा आप देख लीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो पीरियड ऑफ क्वालिफिकेशन है इसको भी रिमूव या रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट मिले कभी आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 11 जो है वो इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ कन्विक्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। सेक्शन 11 जो है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस, तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस को लेकर भी जो है प्रावधान है। यह किस में है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इनको आप एक बार पॉज करके देख भी लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स में कभी देखिए ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो इनको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अक्सर जो है प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन इससे बने मिल ही जाते हैं। अब उसके बाद आप देखिए कि जो क्वालिफिकेशन होगा तो ये किस तरीके से ऑपरेट होगा। अगर किसी को मान लीजिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है रिवर्स भी किया जा सकता है, मीन्स रिवर्स हो जाएगा। और वो रिवर्स कब होगा? अगर किसी हायर कोर्ट ने स्टे ऑन द कन्विक्शन कर दिया, मीन्स उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, या फिर जो अपील है उस अपील में जो कन्विक्टेड लॉ मेकर है, जो जनप्रतिनिधि है कन्विक्टेड, उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, तो ऐसी दोनों ही स्थिति में फिर जो है तुरंत, अगर मान लीजिए कार्यकाल बाकी रह गया है तो ऐसी स्थिति में वापस से उन्हें तुरंत संसद में अपनी सदस्यता मिल जाएगी। फिलहाल आज का जो आर्टिकल था वो यही, ऑथर जो है वो कुल मिला के यही लिखना चाह रहे थे कि जब 2 साल की सज़ा सुनाई गई उन्हें, तो उन्हें निकालने में तो बिल्कुल समय नहीं लगाया। तो कुल मिला के अब जब स्टे ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हो गया है तो तुरंत जो है लोकसभा को जो राहुल गांधी हैं उनको सदन में वापस लेना चाहिए एज ए सदस्य, ताकि जो सदन की अभी वर्तमान मानसून सत्र में जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं उसमें वो सम्मिलित हो सकें। तो बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्टे ऑन कन्विक्शन है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया, यानी जो सज़ा है उसको सस्पेंड या समाप्त कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो 389 सेक्शन है सीआरपीसी का, वो ये प्रावधान करता है कि जो अपीलेट कोर्ट है वो सस्पेंड कर सकता है सेंटेंस को, ठीक है, सज़ा को जो है सस्पेंड कर सकता है, लेकिन सज़ा को सस्पेंड कर सकता है जबकि अपील पेंडिंग भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अपील का निपटारा होगा तभी जो है सज़ा को सस्पेंड कर सकता है, अपील पेंडिंग बनी रहेगी पर कोर्ट जो है सज़ा को सस्पेंड कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और इसे आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी को जमानत पर छोड़ दिया गया हो, तो उस तरीके का जो है ये बिहेवियर है, ठीक है। जमानत पर मीन्स जमानत पर किसी को छोड़ देने से अपराध तो समाप्त नहीं हो जाता है, या फिर जो है सज़ा तो समाप्त नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको केवल जमानत के तौर पे माना जाएगा कि अपील अभी पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद भी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है।
अब उसके बाद आगे देखिए, ये जो आर्टिकल था, तो कुल मिला के आर्टिकल के कुछ पहलू हम लोग बातचीत करते करते डिस्कस कर चुके हैं। कुल मिलाकर के आप देखिए यही था कि कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन केस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमिंग ऑल दोज हु हैव मोदी एज देयर सरनेम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिस्टोर्ड हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा एज वेल एज अ मच नीडेड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन पब्लिक अफेयर्स। मतलब कुल मिलाकर के ये वास्तव में देखिए, सच तो ये है कि कोर्ट का मानना ये है कि एग्जैक्ट 2 साल की ही सज़ा क्यों सुनाई गई। 2 साल से कुछ कम की सुनाते तो कम से कम उनकी सदस्यता तो नहीं जाती, क्योंकि उनकी सदस्यता जाने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तिगत उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनके पीछे उनके संसदीय क्षेत्र से जितनी भी, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग भी थे, तो उनके प्रतिनिधित्व को भी चोट पहुंची है। तो कोर्ट को एटलीस्ट कम से कम सज़ा सुनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और कुल मिलाकर के साथ में उन्हें ये भी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो है कोई सब्सटेंटिव रीजन मींस कोई ऐसा मौलिक कारण नहीं दिखाई देता है कि जिसकी वजह से उन्हें जो है 2 मैक्सिमम सेंटेंस सुना दिया गया, जो कि अधिकतम दिया जा सकता था मानहानि के मामले में। कुल मिलाकर के आगे आप देखेंगे, ऑथर ये कहते हैं कि एक जो है समस्या वाली चीज़ और दिखाई देती है भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, कि कंडीशन ये है कि किसी को भी अगर न्याय चाहिए तो अंततोगत्वा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के न्याय, मतलब कुल मिला के ये ऑथर उनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ऑथर का कहना ये है कि आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाकर ही न्याय मिलेगा, निचली अदालत हो या हाई कोर्ट, ये इसका मतलब जो है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ठीक तरीके से न्याय नहीं कर रहे हैं, कि जैसे सूरत की अदालत हो या फिर जो हाई कोर्ट हो, तो उन्होंने इन चीज़ों को काउंट ही नहीं किया। दूसरी बात, एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है वो नोटिफाई करता है इस डिस्क्वालिफिकेशन को। जब कोई डिस्क्वालीफाई होता है मींस करेगा कौन, लोकसभा अध्यक्ष, और नोटिफाई करने का काम जो है लोकसभा सचिवालय करेगा, या फिर जो राज्यसभा होगी तो राज्यसभा सचिवालय करेगा। ठीक है। अंततोगत्वा जो है लास्ट में ऑथर ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बार को, जैसे जो कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स ने ये बोला कि ये एक तरीके से ग्रेव ऑफेंस है, इससे जो है समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को की मानहानि हुई है, और इसे जो है कह सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने नैतिक आचरण के विरुद्ध मतलब नैतिकता के विरुद्ध आचरण माना, और इस नैतिकता के विरुद्ध आचरण के आधार पर जो मानहानि का मामला उसे एक गंभीर अपराध मानते हुए जो है उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। ऑथर कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए इसका जो उद्देश्य है वो पॉलिटिक्स में प्योरिटी बनाए रखना है, तो एटलीस्ट कम से कम प्योरिटी बनाए रखने का मतलब या प्योरिटी बनाने की कोशिश करने का मतलब पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जनप्रतिनिधि को केवल एक ऐसे केस के बेसिस पर जिसके कोई जो है मतलब फ्लिम्जी ग्राउंड्स हों, तो फ्लिम्जी ग्राउंड्स के आधार पर जो है आप 2 साल के लिए उस जनप्रतिनिधि को सज़ा सुना करके और डिस्क्वालीफाई करा दें आप संसद से, क्योंकि इस तरीके का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है अंततोगत्वा लोकतंत्र को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का आर्टिकल था। तो अगर आपको वीडियो जो है उपयोगी लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी जैसे कुछ सेक्शन ऐसे थे ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लीगल टर्म्स वगैरह यूज हुए, तो उनको आप पॉज करके एक बार डिटेल में देख भी लीजिएगा। तो आज के लिए जो है हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेमेशन दोनों को जो है कंप्लीट पर्सपेक्टिव में देखा। और अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट करके भी अपनी क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कोई भी इशू जो है छूटा ना रह जाए। तो आज के लिए जो है इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।